नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा केरल की, क्योंकि इस बार 5 विधानसभाओं में केरल का इलेक्शन इस बार खास इसलिए रहा क्योंकि इस हार ने, पिनराई विजयन की हार ने भारत से वामपंथ की इलेक्टेड गवर्नमेंट का आखिरी जो गढ़ है वो भी ढहा दिया। यानी कि देश के अंदर अब कोई भी लेफ्ट सरकार नहीं लेफ्ट रही है, मतलब नहीं बची है। ऐसे में केरला के अंदर जो यूडीएफ गठबंधन जीत कर आया है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो जीत कर आया है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, या फिर यह कहिए कि इन 5 विधानसभाओं के लिए हुए चुनाव में शायद एक ही राज्य केरल ऐसा है जहां पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर यूडीएफ के अंदर सत्ता के लिए आई है। आज के सेशन में जिक्र करेंगे एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ की कहानी क्या है, केरला के अंदर साम्यवाद की कहानी क्या है, लेफ्ट और राइट होता क्या है, साम्यवाद का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें आज के सेशन में जिक्र करते हैं। सबसे पहले आपके सामने रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स के अंदर कांग्रेस को 63 सीटें, जो केरला की 140 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से दिखते हुए आपके सामने आंकड़े हैं। इसके बाद सीपीआईएम, आईयूएमएल, इस तरह के आंकड़े आपके सामने हैं। तो चलिए, तो केरला की पॉलिटिक्स में चर्चा है कि क्यों यूनिक है भारत के अंदर केरला पॉलिटिक्स। क्योंकि दुनिया भर में जब बात होती है आखिरी इलेक्टेड, मतलब पहले भी जब भारत के अंदर चुनाव जीत करके केरला के अंदर लेफ्ट विंग सरकार बनी थी, तो वो दुनिया में पहली स्टेट के अंदर इलेक्टेड सरकार थी। इलेक्टेड अक्सर माना गया है कि जब कम्युनिस्ट सरकारें बनती हैं तो क्रांति लेकर आती हैं, क्रांति से फिर दिक्कतें खड़ी करते हैं और व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। लेकिन केरल एक ऐसा मॉडल बना था, जो पहला राज्य बना था जहां इलेक्टेड लेफ्ट विंग सरकार बनकर आई थी। और जब हम चर्चा कर रहे हैं आज की, तो जो सरकार यहां पर थी, एलडीएफ सरकार जो थी, जिसमें कि बड़ा रोल कम्युनिस्ट पार्टी का था, उस सरकार का चले जाना लगातार 10 साल के बाद में एक बड़ा चर्चा का विषय बनता है। इसलिए हेडलाइन बनती है, विद लेफ्ट लूजिंग केरला, इंडिया हैज नो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, कम्युनिस्ट सरकार की तरफ बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, यूडीएफ की कहानी क्या है उसको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी दे दें साथियों। हमने जैसा आपसे कहा था कि एक पैनल डिस्कशन लाया करेंगे वीकली, इंडिया दैट इज भारत के नाम से। हमने वो पैनल डिस्कशन आपके सामने रख दिया है। फिलहाल वो अंकित इंस्पायर इंडिया पर अपलोड हो चुका है, जहां से आप चर्चाएं सुन सकते हैं बंगाल के बारे में। और एक मैंने तमिलनाडु पर भी एक पैनल डिस्कशन किया है, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इस वीडियो के बाद वो स्वतः प्ले हो जाएगी, ये व्यवस्था भी मैंने की है। आप तमिलनाडु में क्या होगा, क्या विजयन सरकार चला पाएंगे, इसकी चर्चा भी वहां पर जरूर सुनिएगा। बाकी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पूरी कहानी को अब डिस्कस करते हैं। केरल के अंदर 10 साल से कांग्रेस 10 साल बाद कांग्रेस सरकार की वापसी हो रही है और अब केरल के अंदर लेफ्ट सरकार नहीं बची, यानी लेफ्ट नहीं रही। ऐसे में 5 दशकों से चला आ रहा कांग्रेस और साम्यवादी पार्टियों का ये जो एक बार तुम वाला गठजोड़ है, ये फाइनली अब टूटता दिख रहा है। लगातार 2 बार से एलडीएफ सरकार थी, अब उसकी जगह पर यूडीएफ सरकार बनकर आ रही है। और उस यूडीएफ सरकार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कांग्रेस है। कांग्रेस 42 सीटों के साथ में है, वहीं सीपीआईएम जो है वो 36 सीटों के नुकसान को देख रही है। चर्चा जब होती है लेफ्ट और राइट की, तो थोड़ा सा इस शब्द को समझ लेते हैं, फिर हम आगे केरला की इंडिविजुअल पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे। हालांकि ये शब्द डिस्कशन के लिए बहुत बड़ा होता है कि लेफ्ट किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि जब संसद में आप बैठो तो स्पीकर के जो लेफ्ट बैठे हैं वो लेफ्ट और जो राइट बैठते हैं वो राइट। लेफ्ट के बारे में लेकिन मान्यताएं क्या हैं वो बताता हूं। 1789 यानी 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर जब क्रांति हुई, तब यह तय हुआ कि लोगों को कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए चर्चा करनी होती है, जैसे समानता है, स्वतंत्रता है। चर्चा से मतलब लोग चाहते यही हैं, न्याय चाहते हैं, सामाजिक समानता चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। लोग जब ये चाहते हैं तो इस तरह की चाहत तो हर व्यक्ति रखना चाहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो व्यक्ति नहीं चाहेगा जो बड़ा है ऑलरेडी, जिसने पैसा कमा लिया, जिसने पूंजी का अपने पास संकेंद्रण कर लिया, जिसके पास मनी इकट्ठा होकर रखी है। वो अक्सर चाहेगा कि गरीब गरीब रहे, मेरा पैसा मेरे पास रहे। गरीब जरूर चाहेगा कि सब बराबर हो ताकि वो ऊपर वाला नीचे आए, मेरा लेवल ऊपर बढ़े। लेकिन जो पैसे वाला है वो अक्सर चाहेगा कि नहीं भाई, तुम नीचे रहो, मेरा पैसा मेरे पास रहे। बस यहीं से वर्ग संघर्ष शुरू होता है। तो यह माना जाता है कि जो समानता की बात करता है वो लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, और जो इंडिविजुअलिटी की बात करता है कि नहीं, मेरी पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए, मेरे अंदर अच्छा है तो मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मेरे अंदर अगर अच्छाइयां हैं तो मुझे उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, इंडिविजुअलिटी की बात करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है।
और कैपिटलिस्टिक अप्रोच के साथ चलता है। सामान्यतया उन्हें राइट विंगर माना जाता है। राइट विंग्स को दुनिया के अंदर एक्सट्रीम की तरफ माना जाता है, क्योंकि टैलेंटेड आदमी अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा ले जाता है। दुनिया में अगर आप उठती हुई पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को मेजरली देखेंगे तो वो राइट वर्ड्स अब जा चुकी हैं। अब जिन लोगों को आप सुर्खियों में सुनते हैं, टॉप उद्योगपति सुने, इन्फ्लुएंसर सुने, राजनेता सुने, वो स्वयं केंद्रित हैं। चाहे ट्रंप को उठाकर देख लें, चाहे पुतिन को उठाकर देख लें, बड़ी कंपनियों में चाहे आप एलॉन मस्क को उठाकर देख लें, सुंदर पिचई को उठाकर देख लें, ये वो लोग हैं जिनकी इंडिविजुअल जील ने आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना के खड़ी कर दी हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से दुनिया भर के अंदर राइट का मसीहा या पूंजीवाद का, कैपिटल का मसीहा बाजार के अंदर आपको अमेरिका दिखता है, और लेफ्ट का मसीहा क्यूबा दिखता है। ना चाइना और ना रशिया, क्योंकि चाइना भी अब पूंजीवाद ही अपनाता है, रशिया भी अब वही अपनाता है। बस तानाशाही अपनाते हुए वो लोगों को लेफ्ट लेफ्ट चिल्लाता जरूर है, लेकिन क्यूबा ने जो समानता की बात है वो की थी, और वो आज भी एक बड़ा मॉडल बनकर बैठा हुआ है। अब बात करी जाए भारत की, तो भारत में गरीब आदमी तो अमीर होना ही चाहेगा, क्योंकि हमारे पास अंग्रेजों का लंबे समय तक शासन था और हम बहुत गरीबी में जिए। लेकिन क्यों नहीं हमारे यहां पर लेफ्ट आइडियोलॉजी रशिया जैसी भारत में आई या फिर चाइना जैसी भारत में आई? तो इसके पीछे का कारण था कि कांग्रेस पहले ही अंग्रेजों से जब लड़ रही थी तो वो गरीबों को ही रिप्रेजेंट करती रही। तो ये एक बड़ा प्रश्न बनता है कि भारत में लेफ्ट इतना डेवलप क्यों नहीं हुआ? तो बोले आंसर ये है कि कांग्रेस की नीतियां भी तो प्रो गरीब थी। भारत ने लगातार, इंदिरा गांधी जी ने तो गरीबी मिटाओ का नारा तक दिया था। मतलब गरीबों के लिए कांग्रेस भी बात ही तो कर रही थी, काम गरीबों के लिए ही तो कर रही थी। मनरेगा जैसी योजनाएं लाना, ये सब चीजें जितनी भी थी ये गरीबों के लिए ही तो थी। और आज की जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, जैसे थोड़ा सा राइट की तरफ, मतलब जितने भी देश में पार्टी उनमें सबसे ज्यादा राइट की तरफ जैसे माना जाता है, वो भी अल्टीमेटली बात तो न्याय की कर रही होती है, सामाजिक न्याय की कर रही होती है, गरीबी मिटाने की कर रही होती है। तो हमारे देश में जो कम्युनिस्ट पार्टियों की मेन थीम है वो हमारे देश में ऑलरेडी और राजनीतिक दलों ने पकड़ रखी थी। तो इसलिए कभी स्पष्ट रूप से कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह पाया कि मैं लेफ्ट हूं। लेकिन जिस देश के हिस्से में शुरुआत ही सामाजिक न्याय से हो चुकी हो, वो देश है, वो राज्य है केरल। असल मायने में केरल की जो आजादी के बाद की कहानी है, उससे पहले ही केरल में जातियों के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, शिक्षा के लिए आंदोलन होते रहे। और वहीं से ही 1956 में जब केरल राज्य बना, तब से ही लोगों के अंदर समानता वाला जो तत्व है, जो कहीं ना कहीं मतलब लेफ्ट की सबसे प्रमुख आइडियोलॉजी जिसे कहा जाता है, उस वजह से केरल के अंदर लेफ्ट सरकारों का आगमन हुआ। तो यानी आगमन की कहानी जब कही जाए तो कहा जाता है कि केरल में राजनीति की सुधार जब समाज सुधार आंदोलनों से हुई, तो ऐसे में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, जाति के खिलाफ आवाज उठे, इनके चलते ही यहां पर राष्ट्रीय विचारधारा के रूप में वामपंथ उभरकर राज्य की विचारधारा बना। ठीक है साहब, तो ये साम्यवाद क्या होता है ये मैंने आपको बताया, और किस तरह से यहां पर ये प्रमुख रूप से सरकारें रही इसकी चर्चा हुई। जब यहां की सरकारें बनना शुरू हुई तो इसमें से ईएमएस की सरकार, जो कम्युनिस्ट सरकार थी, वो यहां पर प्रमुख सरकार बनकर आई, और वो दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी, जो भारत के अंदर केरल नामक राज्य के अंदर बनकर आई थी। ठीक है, अब सवाल करते हैं कि साहब ये तो शुरुआत हुई 1959 में, अब ये एलडीएफ और यूडीएफ क्या है? डेमोक्रेटिक फ्रंट, एल फॉर लेफ्ट और यू फॉर यूनाइटेड। अब जो यूडीएफ वर्सेस एलडीएफ है, इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? तो 1960 से 70 के दशक में किसी भी दल को स्पष्ट, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस भी वही सेम आइडियोलॉजी तो लेकर लगभग चल रही थी, तो सत्ता में कौन ज्यादा जनता का हितैषी है ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। सामान्य रूप से कहा जाए तो कांग्रेस का तर्क यह था कि हम सबकी बात करते हैं, और जो लेफ्ट था उसकी बात यह थी कि नहीं साहब, हम केवल समानता की बात करते हैं। ऐसे में थोड़ा सा वैचारिक रूप से मतभेद था, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही केरल के लिए तो अच्छे ही थे। ऐसे में एक दौर ऐसा आया लगभग 10 साल का, जब कोई एक स्पष्ट पार्टी बहुमत में नहीं आई। तब जाकर तय हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी एक होकर एलडीएफ बना ले, और कांग्रेस के नेतृत्व में जो छोटी और पार्टियां हैं साथ रहना चाहें तो वो यूडीएफ बना ले। इस तरह से केरल में दो धड़े बनकर आए, और वो 1970 के दशक से एलडीएफ और यूडीएफ के नाम से चर्चित हुए। ठीक है, तो आज यूडीएफ जो है उसमें कांग्रेस है और एलडीएफ में लेफ्ट है। दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, और दोनों की विचारधाराएं केरल के अंदर बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से दिखाई दी, और दोनों ने बढ़िया से यहां पर सरकारें चलाई। और इन सरकारों में इंटरेस्टिंग बात यह रहा कि जहां यूडीएफ में ये पूरी लिस्ट भर की पार्टियां हैं, जिसके बड़े ये दो चेहरे हैं, ऐसे ही यूडीएफ के अंदर ये लिस्ट भर की पार्टियां हैं जो आपको यहां पर दिखाई देती हैं। और एक
एक ऐसा पैटर्न बना जैसे राजस्थान में है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसे केरल में एक बार एलडीएफ और एक बार यूडीएफ, इस तरह की सत्ताएं बनती हुई आई। ये तो पिनाराई विजयन जो 2016 में एलडीएफ की सरकार लेकर आए, ये वापस अपनी सरकार रिपीट कर गए 2016 में जो सरकार बनाए, ये वापस 2021 में रिपीट कर गए। क्यों कर गए, उसके पीछे के कई कारण थे कि कोरोना में इनका जो प्रबंधन था, लोगों ने उनको काफी तारीफ दी और इससे पहली बार ऐसा हुआ था कि एलडीएफ की सरकार केरल में एक ट्रेंड तोड़ चुकी थी। इसके बाद में बात की जाए आज की, तो जब 2 बार एलडीएफ की सरकार रह चुकी थी तो यह बहुत ज्यादा माना जा रहा था कि अब यूडीएफ की सरकार आएगी, और वही हुआ। ये आप देखें एलडीएफ यूडीएफ 1980 से ही उठाकर देखें, एलडीएफ यूडीएफ ये अल्टरनेट था। 16 और 21 में जाकर एलडीएफ दोबारा रिपीट हुई थी। ठीक है, फिलहाल पिनाराई विजयन जो कि ऑलरेडी एज्ड हो चुके हैं, अब वो एक तरह रिटायरमेंट के तो नजदीक हैं ही, नेतृत्व का एलडीएफ के पास फिलहाल अभाव है। काफी सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके अगर उनकी चर्चा की जाए कि क्या कारण रहा कि केरल के अंदर इतना बुरा रिजल्ट रहा एलडीएफ का, तो इसके प्रमुख कारणों के अंदर 4 बड़े फैक्टर। एलडीएफ 10 साल से है तो एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा कारण मुस्लिम और ईसाई वोटों का एकजुट होना बड़ा कारण बताया गया। सबरीमाला का जो मुद्दा है वो भी यहां पर बड़ा मुद्दा बना, क्योंकि उसके माध्यम से बीजेपी ने वोटों को पोलराइज करने का प्रयास किया, क्रिश्चियन और हिंदू वोटों को जोड़ने का प्रयास किया, जिससे कहीं यूडीएफ को ज्यादा फायदा हुआ। एलडीएफ सबरीमाला मंदिर के अंदर हुई चोरी के चलते भी चर्चा में रही, जिस पर कांग्रेस ने एलडीएफ को काफी घेरा। तो कुल मिलाकर के ऐसे कुछ मुद्दे रहे जिसमें एलडीएफ सरकार अपने आप को बरकरार रखने में कामयाब नहीं रही। ये सारे के सारे मुद्दे जिसमें कि बीजेपी के द्वारा अब एलडीएफ को जाता देख कांग्रेस के विपक्ष में खुद को उभरता हुआ देखने की अब जगह दिख रही है। अब चर्चा है कि अगर यह सब होता है तो फिर केरला का नया सीएम कौन होगा। तो पिनाराई विजयन के बाद में या तो वीडी सतीशन होंगे, या केसी वेणुगोपाल होंगे, रमेश चेन्निथाला होंगे, सनी जोसेफ हो सकते हैं। ये एक प्रमुख नाम है। बात की जाए शशि थरूर जी की, जो भी केरल से बिलोंग करते हैं, वो चूंकि केंद्रीय नेतृत्व में काफी सक्रिय रहे हैं और कांग्रेस से पिछला जो उनका इतिहास रहा है बीते साल 2 साल का, वो ज्यादा इंक्लाइंड दिखाई दिए हैं टुवर्ड्स भाजपा, तो हो सकता है कांग्रेस उन पर तो दाव नहीं खेलेगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने तमिलनाडु के ऊपर एक प्रॉपर पैनल डिस्कशन किया है, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।